हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी मॉडल क्वेश्चन आए हुए हैं। जेसीईआरटी ने जेक द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन सेट रिलीज किया गया है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज दिए गए हैं, आज हम लोग उन सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है और हम लोग सारे 15 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए क्या है कि ओम्स लॉ इज फ्लोड बाय। ठीक है, ओम्स लॉ किसके द्वारा फ्लो किया जाता है? तो ये तो सिंपल सा है, ओम्स लॉ किसके द्वारा फ्लो किया जाता है? कंडक्टर के द्वारा फ्लो किया जाता है। ठीक है, आपका जो ओम्स लॉ है वो जो मतलब जो भी मटेरियल जो ओम्स लॉ को फ्लो करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ओहमिक मटेरियल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ओहमिक मटेरियल बोलते हैं। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ओहमिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्टर होते हैं वो उनको फ्लो करते हैं। और ओहमिक मटेरियल होता है उनके लिए अगर हम लोग भी और आई के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, और जिनके बीच में भी ग्राफ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन आता है, जिन मटेरियल के लिए अगर भी और आई के लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे उनके लिए अगर स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ तो वो जो है ओम्स लॉ को फ्लो करते हैं। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर के लिए अगर आप लोग ग्राफ खींचिएगा तो जैसे सेमीकंडक्टर होता है जैसे गैलिलियम आर्सेनाइड, तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो सेमीकंडक्टर भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एच पर द रिलेशन। ठीक है, तो मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे वेरी करता है? तो आप लोग को पता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वी डी इक्वल टू क्या होता है? ई टाउ बाई एम। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है, जंक्शन रूल या किरचॉफ का जो करंट वाला रूल है वो किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है? वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। किरचॉफ का जंक्शन रूल क्या कह रहा है, क्या कहता है कि वो कहता है कि अगर किसी एक जंक्शन पे दो या इससे ज्यादा वायर अगर मिल रहे हैं, जंक्शन क्या होता है? जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर मिल रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने रेलवे जंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। रेलवे जंक्शन जानते हैं, जहां से एक या दो रेल की जो पटरियां हैं वो गुजरती है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे एक करंट वायर, दो या दो से ज्यादा करंट वायर किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और किरचॉफ जंक्शन रूल क्या कहता है कि जितना इनकमिंग करंट है या द सम ऑफ द करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, मतलब जितना करंट जंक्शन में इंटर कर रहा है उन सारे करंट का सम और जितना करंट जंक्शन को लीव कर रहा है उन सारे करंट का सम आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि I1 इंटर कर रहा है, सॉरी I इंटर कर रहा है, I1 और I2 क्या कर रहा है? लीव कर रहा है, जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 होता है। ठीक है, मतलब इंटरिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, सबको सम कर देते हैं, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए। किरचॉफ लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन। तो किरचॉफ का जो लूप रूल है वो किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है? तो वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, क्योंकि किरचॉफ का लूप रूल क्या कहता है कि किसी भी लूप के अलोंग तो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो तुम्हारा क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, और उस लूप में बहुत सारे रेसिस्टर और सेल हो सकते हैं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, तो किरचॉफ का जो लूप रूल होता है उसमें किसका कंजर्वेशन होता है? एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन। ठीक है, तो जो रेसिस्टिविटी होता है मटेरियल का वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो आप लोग अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर आप लोग देखिएगा तो जो रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, डेरिवेशन आप लोगों ने देखा होगा। रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आता है वो होता है m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, इतना एक रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल किस किस चीज पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। और यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? लेंथ पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी, नहीं करता है। एरिया क्रॉस सेक्शन पे कर रहा है, नहीं कर रहा है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी, ठीक है। आप लोगों ने ये कांस्टेंट रेसिस्टिव कांस्टेंट पढ़ा होगा कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये वाला पढ़ा है ना रिलेशन, आर टी इक्वल टू क्या होता है, आर टी नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर के साथ आपका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, इफ एन सेल each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, then total EMF and total internal resistance। अगर पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, बहुत सारा सेल जो है, N सेल आपका किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्ट है, इस प्रकार से मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका सारा सेल कनेक्टेड है, ठीक है। और सारा सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, ई है, और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, आर है। तो इनका टोटल ईएमएफ कितना होगा और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए, सेल का पैरेलल कनेक्शन के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, 1 बाई क्या होता है, आर इक्विवेलेंट के लिए 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, और इस प्रकार से ये बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई इक्विवेलेंट टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने भी सेल है सारा का इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, तो R1 R2 R3 सब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना टाइम चल जाएगा, n टाइम्स चल जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, n है। तो इसीलिए 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई आर हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई आर को हम लोग n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा। जैसे 2 को अगर हम लोग 5 बार ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से 1 बाई आर को अगर n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो n इंटू 1 बाई आर कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, n बाई आर आ जाएगा। यहाँ से अगर r इक्विवेलेंट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, r इक्विवेलेंट इक्वल टू r बाई n आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए r बाई n कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ए और सी में दिया गया है। अब इक्विवेलेंट हमको क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ भी निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए आपका ये फॉर्मूला आता है, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, E1 बट्टा R1 प्लस E2 बट्टा R2 डॉट डॉट, इस प्रकार से ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ई इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। थोड़ा स्पेस का कमी हो रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए। तो ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इधर आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट को इधर, ये आर इक्विवेलेंट को इधर ले आए तो मल्टीप्लाई में आ गया। E1 R1 E2 R2 सबका वैल्यू, E1 E2 सबका वैल्यू क्या है, E है, R1 R2 सबका वैल्यू क्या है, R है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, E बाई आर प्लस E बाई आर प्लस, ये भी n टाइम्स ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, R बाई n, और E बाई आर को हम लोग n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू ई बाई आर। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एन एन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, ई आ गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए आ जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई हो गया और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो गया, आर बाई एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या बोल रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नीन, ठीक है। तो मैग्नीन का रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज रैपिडली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो मैग्नीन एक प्रकार का अलॉय होता है, ठीक है। आप लोगों ने रेसिस्टर के बारे में पढ़ा होगा कि रेसिस्टर आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है। रेसिस्टर आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका कार्बन रेसिस्टर होता है, एक आपका कार्बन रेसिस्टर होता है, और एक आपका वायर बॉन्ड रेसिस्टर होता है, ठीक है। वायर बॉन्ड रेसिस्टर होता है। कार्बन रेसिस्टर जो होता है वो हाई रेसिस्टेंस वाला रेसिस्टर होता है, और वायर बॉन्ड रेसिस्टर क्या होता है, वायर बॉन्ड रेसिस्टर जिसमें एक वायर लेते हैं और इसके ऊपर में हम लोग एक अलॉय का कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। अलॉय का क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा अलॉय का कोटिंग किया जाता है, उसमें आता है आपका मैग्नीन आता है, आपका कॉन्स्टेंटन आता है आपका, ठीक है। उसके बाद नाइक्रोम आता है, ये सब अलॉय का हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इन अलॉय का कोटिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो अलॉय होते हैं इनका जो रेसिस्टिविटी होता है वो
टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, लगभग लगभग वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इनका रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहे, इसका जो रेसिस्टिविटी है एलॉय का, उनका रेसिस्टिविटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग रेसिस्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पे क्या आपका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जैसे बहुत सारा रेसिस्टर है, इनको अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है, ठीक है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में जैसे हम लोग किए थे R1 R2 सबको सेम मान लेते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, और N रेसिस्टर कंसीडर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, N/R हो जाएगा। तो यहाँ से अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा ना। तो देखिए ये R जो है वो n टाइम 1/n टाइम से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, R/n हो गया मतलब n टाइम से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग रेसिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो जो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन द Wheatstone ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैलोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर, ठीक है। बोल रहा है कि जैसे Wheatstone ब्रिज आप लोगों ने पढ़ा है ना, इस प्रकार से आपका 4 रेसिस्टर होता है, इस प्रकार से आपका क्या होता है, 4 रेसिस्टर होता है। यहाँ पे आपका क्या किया जाता है, गैलोमीटर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इनको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बैटरी से हम लोग इसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इस गैलोमीटर और इस बैटरी को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन में क्या, या जो गैलोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें क्या कोई चेंज होगा। तो इसमें गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। गैलोमीटर का जो डिफ्लेक्शन उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 10 नंबर का आप लोग देखिए क्वेश्चन, 10 नंबर में क्या कह रहा है कि ए सेल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर, ठीक है। आपका मान लेते हैं कोई एक सेल है, ठीक है, इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो ई है, और सॉरी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस आपका आर है, ठीक है। तो कनेक्ट अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, और इसको हम लोग एक वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, आर से कनेक्ट कर दिए हैं। तो एज द रेसिस्टेंस आर इंक्रीज द प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस आर इज गिवन बाय, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग आर को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल, जैसे इससे कितना करंट फ्लो होगा, अगर आप लोग इस सर्किट से अगर करंट निकालिएगा तो इससे कितना करंट फ्लो होगा, तो आप लोगों को पता है कि इससे करंट कितना होगा, ई करंट क्या होता है आपका, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है ई, और टोटल रेसिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे कैपिटल आर है, तो इन दोनों दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा, ई बाई आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। और आर के अक्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका आर, और आई का वैल्यू पुट कर दीजिए, आई कितना है, इप्स नॉट बाई आर प्लस आर। तो यहाँ से भी बराबर कितना आ जाएगा, इस आर को अगर आप लोग यहाँ नीचे लाइएगा तो इप्स नॉट बाई क्या हो जाएगा, आर प्लस आर बाई आर इक्वल टू इप्स नॉट बाई आर प्लस 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन से आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे आर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये वाला क्वांटिटी आप लोग का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये वाला क्वांटिटी डिक्रीज करेगा तो जो पूरा डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा, और जब डिनोमिनेटर का वैल्यू डिक्रीज करता है तो क्या होता है, ये वाला वैल्यू इंक्रीज करता है, तो भी आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। या फिर आप लोग डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं कि V और R के बीच में कैसा रिलेशन होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट है जो ग्राफ है, जैसे R को इंक्रीज करेंगे, देखिए यहाँ पे R को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, AB is the wire of the potentiometer with the increase in value of resistance R, the shift in the balance point J will be, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर से आपका क्वेश्चन जा गया है, ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, बना देते हैं एक बार। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये दिया गया है, यहाँ पे एक की कनेक्ट किया गया है और ये आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस R है, ये आपका AB वायर है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या वायर है, AB वायर है,
और यहाँ से आपका एक सेल कनेक्ट किया गया है और इस सेल के साथ एक गैलोमीटर और गैलोमीटर के साथ एक जॉकी कनेक्ट किया गया है जो इस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, इसका ईएमएफ मान लेते हैं ई है और इसका ईएमएफ मान लेते हैं ई नोट है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में जैसे क्या होता है, जो गैलोमीटर कनेक्टेड है जॉकी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो जॉकी को हम लोग इस वायर के अलोंग हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। और बैलेंस पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल आपका क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ई एजे के अक्रॉस पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा और आर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो बीजे के अक्रॉस के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये जो जॉकी है वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, बी की तरफ शिफ्ट करेगा कि ए की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो जैसे इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे ये जो ईएमएफ है, ये जो बैटरी है, इसका ईएमएफ को हम लोग मान लेते हैं ये आपका 15 वोल्ट है। ठीक है, और आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है इसको हम लोग मान लेते हैं ये इसको कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आपका 20 वोल्ट है। ठीक है, अब ई नोड जो है इसको हम लोग मान लेते हैं आपका यहाँ इसके अक्रॉस जो है वो आपका 10 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ से अब कितना वोल्ट हो जाएगा, तब इसको हम लोग मान लेते हैं 25 वोल्ट होगा, क्योंकि एबी के अक्रॉस इस आर्म के अक्रॉस और इस आर्म के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 10 मान लिया, इसको 25 वोल्ट मान लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जैसे अगर रेसिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज कर दिए, आर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिए, रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर दिए, तो रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर दिए तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, जो करंट होगा इस सर्किट के थ्रू वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये करंट क्या होता है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब करंट डिक्रीज कर जाएगा, जैसे इसके अक्रॉस जितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा अगर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो जैसे जब करंट डिक्रीज कर जाएगा तो आप लोग अच्छे से समझिए, ए और जे के बीच, ए और जे के अक्रॉस जो करंट है वो मेरा डिक्रीज कर गया। ठीक है, लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होना चाहिए, ई नोट के बराबर होना चाहिए, मतलब 10 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। जो सेल है उसका जो पोटेंशियल हो वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, मतलब 10 ही वोल्ट रहेगा। तो एजे के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये भी कितना वोल्ट होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसके अक्रॉस जो करंट है वो मेरा डिक्रीज कर गया, क्योंकि देखिए पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, तो करंट आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया एजे के अक्रॉस। ठीक है, तो आर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो जो वोल्टेज है वो 10 ही वोल्ट रहेगा। और आर को अगर हम लोग इंक्रीज करना चाहेंगे तो जॉकी को हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर ये वायर है तो आर इंक्रीज करना है तो लेंथ को तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, तो जॉकी को हमको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, बी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि मेरा लेंथ जो वायर है उसका रेसिस्टेंस क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ताकि वायर का रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वो 10 वोल्ट पे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमको सेल का जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट करना है, उसको 10 ही वोल्ट रखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो वायर है उसका रेसिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, और कैसे करेंगे, जॉकी को बी की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग IV ग्राफ रिप्रेजेंट ओहमिक कंडक्टर। तो हम बताएं कि ओहमिक कंडक्टर क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और जो ग्राफ आता है V और I के बीच में वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा इसका। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर VI ग्राफ ऑफ ए गुड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर के लिए VI ग्राफ क्या होगा, ये ए नंबर होगा। जैसे ये ओहमिक रेसिस्टेंस के लिए होता है और इधर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाता है, इसको नॉन ओहमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, तो ए नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो गुड कंडक्टर होता है, कोई कोई कंडक्टर आपका ओहमिक होता है, कोई कोई नॉन ओहमिक होता है, तो गुड कंडक्टर के लिए आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेसिस्टेंस। जैसे जो सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस का, तो करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम। सही बात है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सारे रेसिस्टर से आपका करंट सेम रहता है। ठीक है, लेकिन इनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल रहता है वो आपका अलग अलग होता है। ठीक है, करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल आपका अलग अलग होता है। मान लेते हैं R1 है या R2 है, तो R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल V1 रहेगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल V2 रहेगा, लेकिन जो करंट जा रहा है R1 और R2 के थ्रू वो आपका सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका अलग हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट अलग अलग होता है,
इससे आपका I1 करंट जाएगा, इससे आपका I2 करंट जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका सारे रेजिस्टेंस से क्या रहता है, आपका सेम रहता है। ठीक है, तो इसका आपका ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए अलॉय मैग्नीट, जैसे पहले भी कर चुके हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ द अलॉय मैग्नीट क्या होता है, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उससे इतना ही एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडल पेपर में। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चीज में, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी टॉपिक में डाउट होता है जिसमें आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया तो।